बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, अब मोस्टली हम दो तरह के कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। तो दोनों के लिए जो हम डिस्कशन है वो सेपरेटली करेंगे। सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। दे आर सॉल्युबल इन मतलब ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबलाइज होते हैं। वजह क्या है, वजह सुन लें। मिसाल के तौर पर देखें, वाटर जो है हाईली पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? हाईली पोलर सॉल्वेंट है। और आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। जैसे आपने ये वाटर लिया, उसके अंदर कोई भी आयनिक कंपाउंड आपने डाला, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड में आपको पता है एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है, ऐसे ही है, ये दोनों जुड़े होते हैं। अब जैसे ही अंदर गए तो ये दोनों लहदा हो गए, दोनों लहदा हो गए। इनके दोनों को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी है आपको पता है, उसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेस्ट एनर्जी। क्लियर होगी बात। अब जैसे मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें आप ये KCl की बात कर रहे हैं, तो पोटाशियम अलहदा हो गया, बोलो, और क्लोराइड अलहदा हो गया। दिस यानी कि सबसे पहले क्या है? डी अटैचमेंट या सेपरेशन ऑफ आयंस फ्रॉम द आयनिक क्रिस्टल। यानी सोडियम क्लोराइड डाल रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड से सोडियम अलहदा हो रहा है और क्लोराइड, और उसके अलहदा होते ही फ़ौरन उसके गिर्द वाटर मालिक्यूल आके सराउंड कर रहे हैं। देखें, वाटर का दो हिस्से हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जो नेगेटिव हिस्सा है वो पोटाशियम को सराउंड करेगा, और जो पॉजिटिव हिस्सा है वो किसको सराउंड करेगा, बोलो? पॉजिटिव दो हैं। तो देखें, इस तरह मुतअद्दिद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो क्लोराइड और पोटाशियम के गिर्द आकर घेरा डाल लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? दोबारा ज़रा गौर कर लें। अच्छा, ये फोर्स जो है, ये वाली कौन सी फोर्स होगी भला? इसका नाम क्या होगा? आयन डाइपोल फोर्स। क्या नाम होगा? आयन डाइपोल फोर्स। इस पूरी फोर्स का नाम है। और इस दौरान जो एनर्जी खारिज होगी, याद रख ले, क्योंकि फोर्स डेवलप हो रही है। फोर्स, उस एनर्जी का नाम, जो एनर्जी रिलीज होगी उसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या नाम है? कि व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद एनी आयन, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स interact with any ion, then certain amount of energy is released and that amount of energy is called hydration energy। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बड़ी सिंपल बात ये है कि when we put any of the ionic compound into water, then there would be a separation of ions, there would be a separation of ions from the solid crystal, and these ions obviously are surrounded by the water molecules. These ions are surrounded by the water molecules. The positive end of the water molecule interact with the negative ion, and negative end of the water molecule will interact with the, and this during this phenomena some amount of energy is released. That amount of energy is called hydration energy, and the process is called hydration. And this is how the ionic compound is dissolved in water। यानी ये वो बात है जिसके ज़रिए आयनिक कंपाउंड वाटर में हल होता है। क्लियर होगी बात? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब याद रख लें, वाटर मॉलिक्यूल्स ही इतने, या वाटर ही इतना पोलर सॉल्वेंट है कि वो आयनिक बॉन्ड को तोड़ सकता है। किसी और सॉल्वेंट के बस की बात नहीं है कि वो आयनिक बॉन्ड को ब्रेक कर सके, क्योंकि जब आयन ने अलग-अलग होना है तो उनके आयनिक बॉन्ड ने टूटना है, उनके आयनिक बॉन्ड ने, और आयनिक बॉन्ड तोड़ने के लिए हाईली पोलर सॉल्वेंट होगा तो ये काम करेगा। और वो वाटर के अंदर ही ये पॉसिबिलिटी है कि वो हाईली पोलर होने की वजह से उसको डिसॉल्व कर लेता है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ ले। मिसाल के तौर पर अगर आप बेंजीन की बात करें, हेक्सेन की बात करें, तो वो इंतहाई नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, वो इनको हल नहीं कर पाते।
क्लियर? अब हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की। आपको पता है कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनके दरमियान कुछ तो ऐसे हैं जो किसी भी सॉल्वेंट में हल नहीं होते, ठीक है। अब जब हम कोवलेंट बात की बात करते हैं तो आप वो सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड भी ज़हन में रख लें। मेरी बात समझ में आ गई? हम वहाँ पर डिस्टिंग्विश कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर उस कैटेगरी को भी उसी सेंस में लेकर आएंगे। मसलन आयोडीन है, ठीक है। अब आयोडीन तो वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चूंकि उसके अंदर भी उसको भी हम अगर उसी कैटेगरी में कंसीडर करें तो वो भी वाटर में हल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो ये जो कोवलेंट सॉलिड जितने भी होते हैं इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? और एक मालिक्यूल की दूसरे मालिक्यूल के साथ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं? तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं जैसे बेंजीन है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जैसे ईथर है, ये वो तमाम सॉल्वेंट जो हैं वीक फोर्सेस को ब्रेक कर सकते हैं। वीक फोर्सेस को देखें, ये आयनिक बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग था, उसको वो तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन ये उसको तोड़ सकते हैं। किसको? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। अब देखना ये है कि मिसाल के तौर पर देखें ज़रा गौर से, एक सॉल्वेंट है, पहले सबसे पहले देखें सल्यूट, सल्यूट, और फिर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। देखें मसलन फ़र्ज़ करें कोई भी है, जैसे रबड़ है, तो रबड़ के मॉलिक्यूल में आपस में फोर्सेस हैं, बोलो। फ़र्ज़ करें ये बेंजीन है, तो बेंजीन के मॉलिक्यूल में भी आपस में फोर्सेस हैं। सल्यूट की पार्टिकल की सल्यूट पार्टिकल के साथ जो फोर्स है उसको आप सल्यूट सल्यूट फोर्स कह सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की आपस में फोर्सेस हैं उन्हें हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्सेस कह सकते हैं। अब यहां पर वो कहने का मतलब ये है, वो कह रहा है कि ये सॉल्वेंट उस सल्यूट को उस वक्त हल करेगा जब ये वाली फोर्स ज्यादा हो। सल्यूट सॉल्वेंट ये डोमिनेंट हो। मिसाल कैसे? जैसे दो स्टूडेंट्स की आपस में फ्रेंडशिप हो और तीसरा कोई किरदार अदा करना चाहे अपना स्पेशल किस्म का, तो क्या करेगा? देन देयर शुड बी अ बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद वन। एक के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो आपस में ब्रेक होगी। अगर वहाँ स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है तो वहाँ रिपल्शन होगी, वो बंदा जाके अपना किरदार अदा करेगा लेकिन उसको किरदार अदा करने का मौका नहीं मिलेगा। तो यही बात है, अगर सॉल्वेंट की सॉल्वेंट के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो भी है, अगर सॉल्वेंट की इस सल्यूट के साथ, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की सल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स मौजूद है तो फिर ये उसको उधर से ब्रेक करके अपने साथ अटैच कर लेगा। क्लियर होगी बात? तो ये एक बुनियादी बात है जो होनी चाहिए। उसके बाद अगली बातें जो हैं वो ये हैं कि जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो मोस्टली जो है कोवलेंट कंपाउंड्स को हल कर लेते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स का कोवलेंट कंपाउंड ऐसे हैं जो वाटर में हल हो जाते हैं, जो कोवलेंट सॉलिड यानी कोवलेंट सॉल्वेंट्स जो हैं जैसे बेंजीन है उसमें हल नहीं होते। वो कौन से कोवलेंट कंपाउंड हैं जो वाटर में हल हो जाते हैं? जैसे ग्लूकोज है, जैसे शुगर है, ठीक है, जैसे मतलब मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल जो हैं जो वाटर में हल हो जाते हैं, उनकी बुनियादी वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? तो इसलिए आपने बात याद रखनी है, अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके बाद है जी आइसोमेरिज्म। क्या है? आइसोमेरिज्म है। सबसे पहले आइसोमेरिज्म में हमने बात यहां पर देखी है नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म के बारे में सुन लें। टू आर मोर कंपाउंड्स, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मोलेकुलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। उनका स्ट्रक्चर, टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। वो जो दोनों कंपाउंड्स हैं वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर वो ये बात कर रहा है
कि ना जो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल, वो नॉन डायरेक्शनल है और इसकी वजह से इनके दरमियान हर आयन का दूसरे आयन के दरमियान फासला बराबर होता है। हर आयन का दूसरे आयन से फासला बराबर होता है, इसलिए ये किसी भी किस्म का आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करते। इसलिए ये किसी भी फिनोमिना शो नहीं करते। हाउएवर वेयर द कोवलेंट कंपाउंड्स आर कंसर्न्ड, कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल रिजिड, ठीक है, ये डायरेक्शनल है और इसकी वजह से दे डू शो द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, CH3OCH3, ये ईथर है, बेसिकली ऑक्सीजन के गिर्द 2 कार्बन है, तो ये ईथर का मॉलिक्यूल है। इसका नाम जो है वो डाई मिथाइल ईथर, ये इसका नाम है। अगर आप देखें CH3CH2OH, ये अल्कोहल है, इसका नाम है एथनॉल। क्या नाम है? अब देखें इसमें कितने कार्बन है? 2, हाइड्रोजन गिने 3, 2 5 और 1 6। इधर गिने कार्बन 2, हाइड्रोजन देखे 3 और 3 6 और 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। तो ये कंपाउंड इसका क्या है? आइसोमर है। क्लियर, समझ आ गई? इसके बाद है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितनी तेज़ी से चलता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने दूध में थोड़ा सा साबुन डाल दिया, फ़ौरन प्रेसिपिटेट बन गए, फ़ौरन। तो दिस इज़ द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है कि दूध का फटना एक केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब आप दूसरी बात करते हैं कि आप दही बनाना चाहते हैं, आपने दूध में थोड़ी सी दही डाल दी, ठीक है, योगर्ट फार्मेशन जिसको कहते हैं, वो आपने रात को लगाया और सुबह जाके या 4 5 6 घंटे के बाद जो है जाके दही बनी। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है स्लो है। क्या है? स्लो है। अब हम बात ये करना जा रहे हैं कि दही का बनना या साबुन का वाटर के साथ इंटरेक्शन करना और या मुतअद्दिद और रिएक्शंस, जिसकी मैं आगे एग्जांपल देता हूँ, कि मुख्तलिफ रिएक्शंस की मुख्तलिफ स्पीड होती है। मुख्तलिफ रिएक्शंस की, एक रिएक्शन 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, एक 2 मिनट में हो जाता है और एक 4 दिन में भी कंप्लीट नहीं होता। इसका मतलब देयर आर डिफरेंट स्पीड्स ऑफ रिएक्शंस, उनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम आयनिक रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस होते हैं, आयनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं ज़रा समझ लें। मिसाल के तौर पर हमारे पास AgNO3 है प्लस NaCl, एक्वस एक्वस, इन दोनों को आपने मिलाया, AgCl बन गया और प्लस याद रख लेना, आगे भी चलकर आपकी बातें ये आपको समझाई जाएंगी। प्रेसिपिटेशन हमेशा ड्यू टू इनसॉल्युबिलिटी बनती है। कोई भी प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसका मतलब वो पानी में हल नहीं हो रहा है या उस सॉल्वेंट में हल नहीं हो रहा है, इसलिए प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। अदरवाइज प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, ट्रू सोल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को हमने मिलाया, कहता है फ़ौरन प्रेसिपिटेट बन गए, फ़ौरन, और वो बने सिल्वर क्लोराइड के। किसके बने? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है वो पानी में हल नहीं होता, सिल्वर क्लोराइड वाटर में हल नहीं होता, इसलिए फ़ौरन उसके प्रेसिपिटेट बन गए। अब फ़ौरन बनने से क्या मुराद है? एक बात तो याद रख लें कि जो आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन हैं वो फास्ट होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्शन स्लो होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शन और आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन फास्ट होते हैं, यानी कि इंस्टेंट रिएक्शंस आप इसे कहते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शंस होते हैं। अब वजह सुन लें, वजह क्या है? कोई भी कंपाउंड का रिएक्शन जब चलता है, प्रोसीड होता है,
तो उसके अंदर पहले बॉन्ड टूटते हैं और फिर नए बन जाते हैं। मसलन देखें, सिल्वर का NO3 से बॉन्ड टूटेगा और सिल्वर का क्लोराइड के साथ बॉन्ड बन जाएगा। Na का सोडियम का क्लोराइड से बॉन्ड टूटेगा और सोडियम का किसके साथ बन जाएगा? NO3 के साथ, नाइट्रेट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बात आपको समझ आ गई कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये बात है, ओल्ड बॉन्ड्स आर गोइंग टू ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर गोइंग टू फॉर्म। ये एक बुनियादी क्राइटेरिया है। वो कह रहा है एज फॉर एज आयनिक कंपाउंड्स आर कंसर्न्ड, जैसे आयनिक कंपाउंड्स का जो ताल्लुक है वो ये है कि आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड होते हैं और उनके जो रिएक्शंस हैं वो वाटर में होते हैं। उनके रिएक्शंस जैसे आपने आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालेंगे उनका बॉन्ड टूट जाएगा, उनका बॉन्ड। इसका मतलब जब आप दूसरे कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे तो पहले बॉन्ड पहले ही टूट चुके होंगे। जैसे आपने उनको वाटर में डाला बॉन्ड टूट गए। मतलब देखें ना, मैंने एक्वस लिखा, इसके साथ भी क्या लिखा? एक्वस। इसका मतलब एक बर्तन में आपने सोडियम क्लोराइड डाल के पानी डाल दिया और एक बर्तन में आपने सिल्वर नाइट्रेट डालकर पानी डाल दिया। इसका मतलब दोनों के बॉन्ड फौरन टूटे हुए हैं। अब आपने दोनों को मिला दिया। जब आपने दोनों को मिलाया तो जस्ट क्या होगा? नए बॉन्ड बनेंगे। टूट तो वो पहले ही चुके हैं, टूट तो पहले ही चुके हैं, इसलिए यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए यहां पर और रिएक्शन जो है वो क्या होगा? फास्ट होगा। रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। क्लियर। लेकिन जहां पर कोवलेंट कंपाउंड्स की बात हम कर रहे हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें ये सिलसिला नहीं होता। उनके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन उनकी होती है। पहले ब्रेक होंगे फिर नए बनेंगे। तो अल्टीमेटली इट वुड टेक मोर टाइम और ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा और रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्लियर होगी बात। इसके अलावा जो है मतलब ये एक और बात भी है, इसके अलावा कोवलेंट कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस हैं वो मुख्तलिफ वेज और भी वेज पर डिपेंड करते हैं कि रिएक्शन किस तरह का है, कौन सा मालिक्यूल है, तो कैसे वो ब्रेक होगा। तो मुतअद्दिद पैरामीटर्स और भी हैं, लेकिन ये एक बुनियादी पैरामीटर था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ तक डिस्कस कर लीजिए। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।